अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ उस्मान ऑनलाइन टीचर में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 से रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिग्रेशन है क्या। तो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखें। रेगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी एस्टिमेट एंड प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंड करता है दूसरे पे और एक इंडिपेंडेंट है यानी आज़ाद है। जो आज़ाद एलिमेंट है, जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, वेरिएबल है, उसकी बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है उसका एस्टिमेट या उसको प्रेडिक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेग्रेशन कहते हैं। आगे आप देखें कि इसकी टाइप्स क्या हैं। सिंपल रेग्रेशन, ए रेग्रेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो सिंपल रेग्रेशन है। आगे मल्टी रेग्रेशन, ए रेगुलेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट आज़ाद जो वेरिएबल हैं वो ज़्यादा हों, उसे हम मल्टीपल रेगुलेशन कहते हैं। स्कैटर डायग्राम क्या है? ए ग्राफ शोविंग द रिलेशनशिप, कि ऐसा ग्राफ जिसमें तल्लक शो किया जाए बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे ही लिखना है, आप जिस तारीफ समझें कि उसमें कहा क्या है, आप इसे पेपर में अपने अल्फाज में बना के भी लिख सकते हैं। बहरहाल इसकी शर्त ये है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आगे हम कहते हैं जी लीनियर रिग्रेशन, देखते हैं क्या है। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन देन द रिग्रेशन बिटवीन देन इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, कि यानी अगर रिलेशनशिप जो है ना वो शो किया जाए एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन से, तो वो लीनियर रेगुलेशन बन जाएगा। नॉन लीनियर रेगुलेशन क्या है? इफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट शोन बाय स्ट्रेट लाइन देन द रेगुलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड नॉन लीनियर रेगुलेशन। आगे क्या है कि सिंपल लीनियर रेगुलेशन क्या है? इफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, के अगर एक के साथ ही रिलेशनशिप शो किया जाए उसे सिंपल लीनियर रेगुलेशन कहते हैं। सिंपल लीनियर रेगुलेशन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगी, ये फार्मूला आपने याद रखना है सिंपल लीनियर रेगुलेशन लाइन का, जिसमें एक एक वेरिएबल हो, यानी इसमें एक ये y है, एक ये x है। जो x है ना, जो b के साथ लिखा हुआ है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी आज़ाद, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y डिपेंड करता है x पे, यानी अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो a जमा b 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 1 प्लस 1 2, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू हम 2 कर देंगे, तो यहाँ पे b की 1 है, x की 2 है, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, प्लस 1 कर देंगे 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि y डिपेंड करता है x पे, कि अगर x चेंज करें तो y भी चेंज, y को चेंज होना पड़ता है, तो ये डिपेंड y करता है x पे। तो x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फ़र्क आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। दी इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। आगे देखें आप, रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर कहते हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और रेगुलेजेंट कहते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये रेगुलेजेंट तारीफें हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी कैसे करने हैं।
आपने समझ लिया कि रेग्रेशन क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 का पहला जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कंप्यूट द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। जी हमने रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसने कहा है y ऑन x, इस लफ्ज़ पे गौर करें, y ऑन x के y की रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करें ऑन x के लिहाज से। तो इसमें x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y डिपेंड करता है x पे। आप इसे ऐसे कंसीडर कर लें y ऑन x, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे। ये x दिया, ये y दिया, हमें डाटा दिया गया है। डाटा लिख के हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये जी आ गया सॉल्यूशन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 14। ये x दिया था, हमें दिया गया था x और ये हमें दिया गया था y। सबसे पहले हम देखते हैं जी फार्मूला क्या है रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने का y ऑन x पे। y ऑन x यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला था ना ग्रेशन लाइन, ये हमने लिखी पहले। फिर हम देखते हैं कि इसमें b आता है, b किसके इक्वल है, b इक्वल है जी n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फार्मूले आपने याद करने हैं सारे, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। फिर आगे a किसके इक्वल है, a ये लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस b समेशन एक्स ओवर n। पहले हम b फाइंड करेंगे, फिर यहाँ b की कीमत लगा सकेंगे ना, फिर a फाइंड करेंगे। तो पहले आपने हमेशा b फाइंड करना है। अब b फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, हम फार्मूले में देखेंगे कि हमें चाहिए समेशन एक्स वाई। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखते जाना है। एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गए। फिर आगे हमें समेशन एक्स चाहिए, हमारे पास एक्स है, इसका सम कर लेंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा। आगे हमें समेशन वाई चाहिए, समेशन वाई है, इसका सम करेंगे समेशन वाई आ जाएगा। एन क्या चीज़ है, एन चीज़ है इनकी तादाद, 1 2 3 4 5, 5 ये हमें दिए गए हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू 5 तक है। तो एन इनकी तादाद होगी जितनी भी होगी। और आगे समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, इधर देखें ना। तो अब हमें एक्स का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो इस एक्स का हमने स्क्वायर लिया, हर वेरिएबल का, यानी 25 का स्क्वायर लेंगे 625 आ जाएगा। ऐसे इस का भी स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा। ऐसे आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और इसको भी सम कर देना है, सब का सम कर देना है, यानी समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है इस सारे का सम। आगे हमें चाहिए जी समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स हमारे पास ये मौजूद है, तो इसका स्क्वायर हम लिख लेंगे। हमें यही चीज़ें चाहिए बी फाइंड करने के लिए जो हमने निकाली हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखें, ये बी था कि एन पहले लिखा, एन 5 था, 5 वैल्यूज़ थी, 5 लिख लिया। समेशन एक्स वाई ये हमने निकाला था, वो इधर लिख दिया। समेशन एक्स कितना था, ये था 210, ये इधर लिख दिया। समेशन वाई कितना था 30, ये इधर लिख दिया। और नीचे फिर एन इधर लिखा, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन एक्स स्क्वायर ये था। और यहाँ पे है समेशन एक्स का होल स्क्वायर जो कि ये है, ये कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये समेशन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पहले समेशन लेना है फिर होल का स्क्वायर है, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे 210 लगा तो इसका स्क्वायर इधर होल का लिख दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये 275 आएगा, नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.053 आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब बी की वैल्यू हमारे पास 0.053 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं ए, क्योंकि इस फार्मूले में हमें ए और बी चाहिए। ये देखिए
ए इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई और एन। ये फार्मूले आप लिख लें, आपने याद करने हैं, हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अब एन तो था 5, हमने लगा दिया। समेशन वाई था हमारे पास 30, वो भी लगा दिया। बी की वैल्यू निकली थी 0.053, वो भी लगा दिया। समेशन एक्स था हमारे पास 210, वो भी हमने लगा दिया। ऊपर वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसमें से, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3.774 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को एंड 3 को 1 में पुट करते हैं। पुट 2 एंड 3 इन 1। 2 क्या था, बी की वैल्यू ये वाली, और 3 है ए की वैल्यू। इन दोनों को 1 में पुट करते हैं इसमें। तो अब हमने ये ना एक छोटा सा ऊपर ये लगाना है पावर सी, इसका मतलब है रेगुलेशन वाई का, रेगुलेशन जो भी है वे ये हमने ज़रूर लगाना है। फिर यहाँ लिखी हमने इधर ए की वैल्यू ये वाली, फिर हमने प्लस डाला, प्लस वैसे ही, फिर बी की वैल्यू 0.053 और आगे एक्स हमने वैसे ही लिख लेना है। ये हमने रेगुलेशन लाइन फाइंड कर ली है पहले क्वेश्चन की। ये देखें 3.774 प्लस 0.053 एक्स, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फॉलोइंग सैम्पल ऑब्जर्वेशन वेयर रैंडमली सिलेक्टेड एक्स वाई वैसे ही दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 7। इसका मतलब है रेगुलेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है ना, कि रेगुलेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालें। सेम क्वेश्चन नंबर इसकी तरह कि जब कि एक्स 7 हो, इस बार सिर्फ ये इजाफा हुआ है कि एक्स की वैल्यू भी दी गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड बिलो फॉर सप्लाई एंड प्राइस ऑफ गिवन ईयर्स कंस्ट्रक्ट ए रेगुलेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। यानी जो प्राइस है ना वो डिपेंड कर रही है सप्लाई पे। तो यहाँ पे जो सप्लाई है ना वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो प्राइस है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो ऑन के बाद होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ऑन से पहले वाला होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हमने लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई लिखना है। कंप्यूटर फ्रॉम द इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड द मोस्ट लाइकली प्राइस व्हेन सप्लाई इज 92 यूनिट्स। आगे हमें ईयर्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में यूज होने। सप्लाई को हमने एक्स रखना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई को हमने प्राइस रखना है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये डाटा लिखना है और हमने रेगुलेशन लाइन प्राइस ऑन सप्लाई फाइंड करनी है। पॉइंट पे हमें कहते हैं कि व्हेन सप्लाई इज 92 यूनिट्स, फिर बताएं क्या आएगा वाई की वैल्यू रेगुलेशन लाइन की। ये सप्लाई था, इसे एक्स लिया, प्राइस वाई की लिख ली, वाई प्राइस लिख लिया, वैसे ही एक्स वाई निकाला और एक्स स्क्वायर निकाला, इन सब को सम कर दिया। ये पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, अब आपको ये खुद ही करना होगा। तो आगे चलते हैं। बी वाई लिखा, वाई इज इक्वल टू बी एक्स, बी का वही फार्मूला यूज़ किया और सारी वैल्यूज़ पुट करके वैसे ही सेम तरीका है। हमारे पास आ गया -1.679। तो ये 9 था, एक हमने 7 को 8 कर लिया और 9 उड़ा दिया, -1.68 कर लिया हमने। ऐसे अब हम ए निकालेंगे, यहाँ बी की कीमत लगाई तो ये भी माइनस था, बी की कीमत भी माइनस थी, प्लस हो गया और सॉल्व किया तो 281.56 यानी 261.56 आ गया। दोनों को 1 में पुट किया, फिर हमें क्या मिलेगा, रेगुलेशन लाइन। ये लगाना है ज़रूर ऊपर, ये जो टोन सा है ना, ये पावर सी, ये रेगुलेशन लाइन की निशानी है। यहाँ ए की कीमत लगा दी, माइनस यहाँ बी की, यहाँ पे एक्स वैसे ही लिख लिया। अब एक्स था हमारे पास सप्लाई। अब कहता है कि व्हेन सप्लाई इज 92 यूनिट्स,
कि अगर सप्लाई 92 यूनिट्स हो जाए तो हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 92 यूनिट्स। अब रेगुलेशन लाइन में हमने x की जगह 92 लगा दिया, 92 लगा के ज़रब दी और माइनस किया तो y की कीमत हमारे पास 127 आ गई। यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में करनी है जब उसने दिया है व्हेन x इज 7। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारी रेगुलेशन लाइन आई थी और y की कीमत बाद में 127 आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन द फॉलोइंग टेबल आर रिकॉर्डेड डाटा शोइंग द प्राइस एंड डिमांड फॉर 8 ईयर्स। एन की तादाद हो गई 8। कंस्ट्रक्ट द रेगुलेशन इक्वेशन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, यानी प्राइस डिमांड ऑन प्राइस है ना, पहले वाला y होता है दूसरे वाला x है, ये दूसरे वाला इंडिपेंडेंट होता है पहले वाला डिपेंडेंट है, यानी प्राइस यहाँ x हो जाएगी, डिमांड यहाँ हो जाएगी y, तो y ऑन x वही हमने फाइंड करना है। इन द फॉर्म ये देखें उसने बता दिया है। आल्सो डिटरमाइन द सम ऑफ द रेजिड्यूल्स एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स। ये चीज़ नहीं आई है कि आल्सो डिटरमाइन द सम ऑफ रेजिड्यूल्स एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स। ये चीज़ अब देखें क्या होती है, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जी आ गया हमारे पास। इसमें प्राइस हमने लिख ली है x, डिमांड y लिख ली है, वैसे ही सारा डाटा लिखा आप ये देख लें, और फिर एक्स वाई फाइंड किया, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, y की b निकाला, p निकालने के बाद आपने इस साइड पे मैंने लिख दिया है ये वैल्यूज़ लगाई, b फाइंड किया, b की एंड पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.66 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास है 7.4। दोनों को पुट किया 1 में, यहाँ पे रेगुलेशन लाइन की वैल्यू आ गई, यहाँ a की कीमत, यहाँ b की कीमत। ठीक हो गया, ये तो हमने फाइंड कर ली, ये रेगुलेशन लाइन यही है 7.4 प्लस 0.66x, ये आ गई। इतना क्वेश्चन तो हमारा जी क्लियर हो गया, जैसा कि हमने पीछे किए हैं ये bx तक, ये ऊपर वाले क्वेश्चन जितना यहाँ तक इतना ही था। ये जो आगे कहता है ना, आल्सो डिटरमाइन द सम ऑफ रेजिड्यूल्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल। पहले हम देखते हैं कि यहाँ एंड से पीछे कि सम ऑफ रेजिड्यूल्स क्या है। वो कह रहा है ना कि सम ऑफ रेजिड्यूल निकालें, ये इतना सा हिस्सा देखें कि सम ऑफ रेजिड्यूल है क्या, फिर हमें पता चलेगा ना कि निकालना क्या है। आप ज़रा अपनी बुक पे जाएंगे ना, पीछे ज़रा चैप्टर से पीछे जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं सारी, वहाँ से आपको ये सब डेफिनेशन मिल जाएंगी, और यहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलेशन लाइन ये भी मिल जाएंगी। ये ना रेगुलेशन लाइन की प्रॉपर्टी है सम ऑफ रेजिड्यूल्स। ये देखें, सम ऑफ रेजिड्यूल्स या इनको एरर्स भी कहते हैं, इज ऑलवेज ज़ीरो, दैट इज मतलब कि समेशन ई, इसे हम इसका इक्वल लिखते हैं, ये बराबर होता है समेशन y माइनस y डैश, जो रेगुलेशन लाइन निकालते हैं। इन दोनों को माइनस करके इनका सम करें ना तो ज़ीरो आना चाहिए, इसका मतलब है सम ऑफ रेजिड्यूल्स। ये आपने याद रखना है, ये जो है ना सम ऑफ रेजिड्यूल्स, इसका मतलब यही होगा ऑलवेज कि समेशन y माइनस y डैश और इसका समेशन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे अभी देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था, हाँ ये हमारे पास y डैश आया था यानी रेगुलेशन लाइन। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएं ना तो हमें एक वैल्यू मिलती जाएगी। अब ये देखिए, ये मैंने लिखा यहाँ y डैश, ये सब वैल्यू y डैश की हैं। अब x, पहला x हमारे पास था 4, मैंने यहाँ 4 लिखा, 4 को 0.66 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7.4 में ऐड किया तो टोटल वैल्यू बनी 10.04। फिर मैंने यहाँ पे 6 लिखा, ये वाला दूसरी वाली 6 है ना, सॉल्व किया तो ये वैल्यू बन गई। फिर 7 लिखा
तो ये बन गया, 9 लिखा ये बन गया। ऐसे वाई डैश निकालना है, एक्स की जगह ये एक्स की वैल्यूज लिखते जाना है। ठीक हो गया। अब सम ऑफ रेजिड्यूल क्या था, समेशन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश। ये ई इक्वल है वाई माइनस वाई डैश की। वाई हमारे पास ये था, वाई डैश हमने ये निकाला है। ठीक हो गया। अब वाई 10 माइनस 10.04 करेंगे, बाकी बचा माइनस 0.04। फिर 11 में से हम 11.36 निकालेंगे तो माइनस 0.04। फिर 13 में से 12.02 निकालेंगे तो 0.92 आएगा। ऐसे हमने इस y की वैल्यू में से y डैश की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यानी y माइनस वाई डैश। फिर इन सब को सम करना है, यानी समेशन ई या समेशन y माइनस वाई डैश। इन सब को सम करें, 0 आएगा जवाब। अगर आपका जवाब 0 नहीं आता तो आपने सम ऑफ रेजिड्यूल्स गलत किया है, आपकी कैलकुलेशन गलत है। ये ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, हमने सम ऑफ रेजिड्यूल्स निकाल लिया, यानी ये जो था ना सम ऑफ रेजिड्यूल्स, ये देखिए समेशन वाई माइनस वाई डैश, ये तो आ गया 0। इतना क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं एंड के आगे ज़रा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। रेजिड्यूल तो यही होते हैं ना। फिर ज़रा प्रॉपर्टीज पे आए। हाँ जी, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे देखें ज़रा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स, यही चीज़ थी ना हमने फाइंड करनी, इज ऑलवेज लीस्ट यानी मिनिमम, दैट इज समेशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। यानी ये समेशन वाई के या समेशन वाई डैश से हमेशा छोटा होगा। मिनिमम का मतलब ये है, यानी ये वाई है ना, समेशन वाई 112, और समेशन इसका समेशन करें तो इनका जो आएगा ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स, ये हमेशा मिनिमम आएगा, दोनों से छोटा आएगा लीस्ट। अब देखें ज़रा कि इसका स्क्वायर लेना है हमने टोटल, ये देखें ई का स्क्वायर या इन दोनों का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे ना माइनस 0.04 का, किसी भी चीज़ जो माइनस में लिखी हो ना कोई भी चीज़, उसका स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो 0.0016 आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे ये भी, ये इसका ये इसका ये इसका ये, यानी ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्वायर लेने के बाद, स्क्वायर लेने के बाद सम करेंगे तो 1.7744 आ जाएगा, यानी मिनिमम आया है। ये देखिए 1.7744 हमने स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स भी फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिट ए लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द फॉलोइंग डाटा taking s as the independent variable, also find difference between actual value of y and its value obtained from the fitted line and show that k y minus y dash is then sum of residuals is always 0। समेशन e x उसने कहा हमें इंडिपेंडेंट लेना है। ये देखिए अगर x इंडिपेंडेंट लेंगे तो इसका मतलब y या नेक्स हुआ ना, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो वाला फार्मूला लगेगा। वैसे ही ये क्वेश्चन करना है जैसे ऊपर वाले किए हैं। ये 4 किया है, पहले ये लाइन निकाली है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके ये निकालनी है, फिर इन दोनों को माइनस करके सम करने के सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, यही आपने शो करना है। अब चले ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, डिटरमाइन द रेगुलेशन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेकिंग x एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी x हमें इंडिपेंडेंट देगा ना तो उसका मतलब होगा y ऑन x। अगर हमें वो कहेगा कि y इंडिपेंडेंट लें, उसका मतलब होगा y ऑन x। ठीक है, फिलहाल तो हमें x इंडिपेंडेंट लेने को कह रहा है तो हम लेंगे y ऑन x।
शो दैट द सम ऑफ एरर्स इक्वल 0। वही एरर्स या रेजिडुअल का मतलब यही है कि उनका सम 0 के इक्वल आता है, ये आप शो करें इस डाटा से। वैसे ही करना है आपने। सबसे पहले आपने वाई डैश निकालना है, ठीक है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स स्केयर लेना है, फिर एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फार्मूला लिखना है, फिर बी निकालना है, फिर ए निकालना है, वैल्यूज पुट करके वाई डैश निकालना है, वाई डैश में वैल्यू पुट करनी है एक्स की सारी, फिर वाई डैश निकलाएगा, फिर वाई माइनस वाई डैश करना है, उसका मतलब हो जाएगा, फिर उन सबको सम करना है, 0 आ जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स, सम ऑफ रेजिडुअल्स इज 0। ये दूसरी चीज़ कहता है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज इक्वल टू 1.1 कि 1.1 कि अगर ये डाटा हो ना तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो आता है ना 1.1 आता है, तो फिर इसका आपने स्केयर ले लेना है नेक्स्ट लाइन पे और इनका सम करना है तो 1.1 आना चाहिए। अगर 1.1 नहीं आता तो आपका क्वेश्चन, आपकी कैलकुलेशन गलत है। देखें दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। शो दैट द सम ऑफ एरर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स आर 0, यानी ये दोनों चीज़ें इसमें 0 प्रूव करनी है कि अगर डाटा ये हो तो ये दोनों चीज़ें 0 पुट आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही बिल्कुल ये दोनों आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज समझे हैं। मैंने अगर कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है या गलती हो गई है या कोई ऐसा पॉइंट अब आपके जहन में आता है कि जो मैं बयान नहीं कर पाया, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स करके आप बता दें कि सर यहाँ से नहीं समझ आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और मेरी सब भाइयों से और सब स्टूडेंटों से जहाँ जहाँ से भी मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मुझसे सीखा जा रहा है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर मेरे पढ़ाने में या कहीं भी कोई कमी पेशी है तो वो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।